तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मिनी अटेम्प्ट ई क्लासेस चैनल पर। मिनी अटेम्प्ट पर आसान भाषा में मैं आपको हर एक टॉपिक को समझाने की कोशिश करता हूं। तो आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ आपके सामने आया हुआ हूं। आज हम पढ़ने वाले हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। ये हमारे लिए इतना जरूरी इसीलिए है क्योंकि एक तो हमारे शरीर को चलाने के लिए रेस्पिरेटरी सिस्टम बहुत जरूरी है, साथ ही साथ हमारे कॉम्पिटिटिव और सब्जेक्टिव एग्जाम्स में सबसे हाई यील्डिंग टॉपिक है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो पूरे लेक्चर को बड़े ध्यान से समझिएगा, बड़े ही आसान भाषा में, बड़े ही प्यार से, बड़े ही इजी लैंग्वेज में मैं आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम को आज समझाने का प्रयास करूंगा, समझाने की कोशिश करूंगा। तो वीडियो को बेटा स्टार्टिंग से एंड तक जरूर देखिए। चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। बेटा सबसे पहले हमारे दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि रेस्पिरेटरी सिस्टम होता क्या है। रेस्पिरेटरी सिस्टम का मतलब एक ऐसा सिस्टम जो हमारे शरीर में सांस लेने और सांस छोड़ने का काम करता है। मतलब ऐसा सिस्टम, ऐसा तंत्र जिसके द्वारा हमारा शरीर सांस लेता है और सांस छोड़ता है। तो सांस लेने की प्रक्रिया, सांस को छोड़ने की प्रक्रिया जिस सिस्टम के द्वारा, जिस शरीर के तंत्र के द्वारा, जिन अंगों के द्वारा की जाती है, वो सब रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंतर्गत आते हैं। तो चलिए इसकी डेफिनेशन समझते हैं। द रेस्पिरेटरी सिस्टम इज द ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स एंड स्ट्रक्चर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। समझिएगा ध्यान से, रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑर्गन्स का ऐसा ग्रुप है, ऐसी स्ट्रक्चर्स हैं बेटा जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस में, यानी गैसों के आदान प्रदान में, ऑक्सीजन और CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन दोनों के आदान प्रदान में ये हेल्प करता है। जनरली आपने सुना होगा, आप करते भी हैं डेली, क्या कि जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन हमारे शरीर में जाती है। वैसे तो एनवायरनमेंट में जितनी भी गैसेस होती हैं, कुछ भी हो XYZ, वो सब कुछ हमारे सांस के साथ में अंदर जाता है। लेकिन हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम की ये क्वालिटी है कि वो ऑक्सीजन को ब्लड में मिलाने का कार्य कर सकता है, कार्य करता है। और बॉडी के अंदर जो मेटाबॉलिज्म के बाद में CO2 बनती है, जो कार्बन डाइऑक्साइड बेटा बनती है, उसको मिलाने का, उसको वापस एल्वोलॉय में देने का काम करता है, जिससे वो उसको शरीर से बाहर निकाला जा सके। तो ऑक्सीजन को लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना, इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? ब्रीथिंग। क्या कहते हैं बेटा? ब्रीथिंग। ब्रीथिंग का मतलब श्वसन। श्वसन का अर्थ क्या होगा आसान भाषा में, साफ भाषा में, कि जब कोई व्यक्ति ऑक्सीजन इनटेक करे, मतलब ऑक्सीजन ले और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़े, उसी प्रक्रिया को, उसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं बेटा? ब्रीथिंग कहते हैं। समझ में आ गई बात? अगर हम सिंपल टर्म में बात करें तो ब्रीथिंग ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सपल्जन ऑफ CO2, मतलब सांस लेना, ऑक्सीजन को लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना, ये कहलाता है बेटा रेस्पिरेशन। और रेस्पिरेटरी सिस्टम के जितने भी अंग हैं, जितने भी ऑर्गन हैं, वो सब इसी रेस्पिरेशन में ही हेल्प करने का काम करते हैं। तो आज हम समझेंगे एक एक करके हर एक रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के बारे में जो कि हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में बेटा प्रेजेंट है। रेस्पिरेटरी सिस्टम को दो तरह से बांटा गया है, दो तरह से डिवाइड किया गया है। एक अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक और एक बेटा लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में क्या क्या आता है? देखिए, नोज आती है, नेजल कैविटी आती है, पैरा नेजल साइनस आते हैं और फेरिंग्स आते हैं। बेटा समझने पे फोकस आप करिए। क्या अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में क्या आता है? नोज आती है, उसके बाद नेजल कैविटी, पैरा नेजल साइनस, फेरिंग्स आता है। क्या आता है? फेरिंग्स आता है। देन लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक में क्या आता है? लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक में आता है लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल, एल्वोलाई और लंग्स। ये सब हमने समझा। अब इस डायग्राम में देखिए आप गौर से। बेटा इस डायग्राम में आप गौर से देखिए, मैंने आपको जो अपर और लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम बताया है उसमें क्या क्या है, अपर और लोअर में क्या डिफरेंस है और कौन कौन से कहाँ कहाँ पर ये प्रेजेंट है। तो देखो यहाँ पर आप यदि गौर से देखोगे, यदि आप बेटा गौर से देखोगे तो ये जो जगह, ये इससे ऊपर ऊपर तक का, यानी ये जो मैंने लाइन खींचे ना, इससे ऊपर ऊपर तक का जो पार्ट है वो आएगा बेटा अपर में। किस में आएगा? अपर में, अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम में। और ये सब आएगा बेटा लोअर में। ये सब किस में आएगा? लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम में। ठीक है, नोज, फेरिंग्स, ठीक है, लैरिंग्स, लैरिंग्स तक का जो हिस्सा है पूरा वो आएगा अपर में, और लैरिंग्स से नीचे नीचे का जो हिस्सा है उसको हम रखेंगे लोअर में। तो एक एक करके आपको आसान भाषा में समझाऊंगा, याद करवाऊंगा। सामने अपने दिमाग में इस पिक्चर को बेटा क्लिक कर लो, इस पिक्चर को फीड कर लो। ये क्या है? रेस्पिरेटरी सिस्टम का पिक्चर है, ये रेस्पिरेटरी सिस्टम का डायग्राम है। ठीक है, नोज से लेकर के आपके लंग्स तक का, यानी नोज से लेकर के लंग्स तक का जो पूरा पाथवे है, जो पूरा रास्ता है, नाक से लेकर के फेफड़ों तक का जो पूरा पाथवे है, पूरा जो रास्ता है, उसको ही हम रेस्पिरेटरी सिस्टम में कहते हैं बेटा, है ना। अब बात आती है, सबसे पहला जो पार्ट है वो है नोज, जो कि आपको सामने मेरे फेस पे दिखाई
पढ़ रही होगी। नोज क्या है? इट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। याद रखिएगा बेटा, ये रेस्पिरेटरी सिस्टम का सबसे पहला हिस्सा है, सबसे पहला पार्ट है, ठीक है बेटा, सबसे पहला पार्ट है। और इट परफॉर्म वाइटल फंक्शन, याद रखना ये वाइटल फंक्शंस परफॉर्म करता है, यानी बहुत ही इंपॉर्टेंट जो फंक्शन है उनको करवाता है ये। कैसे? जैसे कि एयर कंडक्शन, फिल्ट्रेशन, ह्यूमिडिफिकेशन, टेम्परेचर रेगुलेशन और ऑल्फैक्सेशन। क्या क्या करवाता है ये? एयर का कंडक्शन यानी सांस आना और जाना, उसके अलावा फिल्ट्रेशन, जैसे उदाहरण के लिए अगर कहीं धूल, कोई डस्ट वगैरह अगर इन्वायरमेंट में उड़ रही है तो जब हम सांस लेते हैं तो जो धूल के कण है बेटा वो नाक में ही फंसे रह जाते हैं, फेफड़ों तक नहीं पहुंचते हैं, ठीक है। तो उसका काम भी ये नोज का है, यानी बचाव का काम भी, प्रिवेंशन का काम भी बेटा ये नोज कर रही है। उसके अलावा यदि गर्मियों के दिनों में हम बात करें तो गर्मियों के दिनों में जो हवा होती है वो ड्राइनेस होती है उसके अंदर, तो ह्यूमिडिफिकेशन का काम, नमी देने का काम भी ये इसका होता है। और ठंड के दिनों में जो गर्म हवा होती है उसको ठंडा करने, गर्म हवा जो सॉरी ठंडी हवा जो होती है उसको गर्म करने का काम भी नोज का है। और सबसे इंपॉर्टेंट काम, सबसे जरूरी काम जो कि नोज से हम करते हैं वो है ऑल्फैक्सेशन, मतलब स्मेल, सूंघने की जो क्षमता है बेटा वो किसके अंदर होती है? नाक के अंदर होती है। समझ में आ गई? इस नाक को बेटा दो पार्ट में बांटा गया है, याद करिए कौन कौन से, एक एक्सटर्नल और एक नेजल कैविटी, एक एक्सटर्नल पार्ट और एक नेजल कैविटी। समझो एक्सटर्नल नोज क्या है? एक्सटर्नल नोज क्या है? एक ट्रायंगुलर ट्रायंगल की आकृति की बेटा एक पार्ट होता है, एक क्या है? प्रोजेक्शन होता है जो कि फेस पर, फोरहेड के नीचे, माथे के नीचे, फोरहेड के नीचे और माउथ के ऊपर, फोरहेड के नीचे माउथ के ऊपर एक ट्रायंगुलर प्रोजेक्शन होता है बेटा फेस के अंदर, जो किससे बना हुआ है? बोन और कार्टिलेजेस से मिलकर के बना हुआ है, जो कि स्किन से बेटा कवर्ड है, जो कि स्किन से कवर्ड है। और इसमें दो ओपनिंग होती हैं जिनको बोलते हैं हम नोस्ट्रिल्स या नेयर्स। दो ओपनिंग्स होती हैं, इनको हम क्या बोलते हैं बेटा? नोस्ट्रिल्स या नेयर्स। क्लियर हो गई बात? क्लियर हो गई, ये दो ओपनिंग है। उसके बाद बात करते हैं अंदर घुसेंगे तो नेजल कैविटी की बात आती है। नेजल कैविटी कहाँ है? ये मिड लाइन ऑफ द फेस पे, हमारे फेस के बिल्कुल मिड लाइन में प्रेजेंट है। और माउथ और क्रीनियल कैविटी, यानी मुंह और क्रीनियल कैविटी दोनों के बीच में प्रेजेंट होती है। और ये राइट और लेफ्ट में, जो हमारी नाक है ना, गौर से देखो आप, जो नाक है वो दो हिस्सों में बटी हुई है बेटा, राइट और लेफ्ट में। किसके द्वारा? सेप्टम के द्वारा, जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा? नेजल सेप्टम। जैसे दो, एक कमरे को बांटने के लिए बीच में पार्टीशन लगाया जाता है, एक दीवार लगाई जाती है, उसी प्रकार से एक पार्टीशन या दीवार या सेप्टम का काम ये होता है कि ये जो नाक है, जो नोज है, जो नेस्ट्रल्स हैं, उनको दो भागों में बांटने का काम नेजल सेप्टम करता है। क्लियर हो गया? अगर हम इसकी ओपनिंग्स की बात करें तो नाक की ओपनिंग बेटा एंटीरियर पोस्टीरियर दो है। एंटीरियर मतलब सामने की तरफ, बाहर की तरफ, बाहर की तरफ इनको बोला जाता है नोस्ट्रल्स या नियर्स। बहुत ही आसान भाषा में बेटा, बिल्कुल स्पेसिफाइड मैं आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, पॉइंट टू पॉइंट बात कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए, पोस्टीरियरली अगर हम बात करें पीछे की तरफ तो नेजोफेरिंक्स में खुलता है ना। पोस्टीरियरली जो ओपनिंग है वो नेजोफेरिंक्स में होती है, किसके द्वारा? पोस्टीरियर नेजल एपरेटस या कोनका के द्वारा। किसके द्वारा बेटा? पोस्टीरियर एपरेटस, नेजल एपरेटस या कोनका के द्वारा। क्लियर हो गया? चलिए, अब बात आती है लाइनिंग ऑफ नेजल कैविटी। नेजल कैविटी की लाइनिंग्स कौन कौन सी हैं, मतलब कौन कौन सी इसमें परत लगी हुई हैं? तो एक तो इसकी लाइनिंग है बेटा ऑल फैक्ट्री एरिया। ऑल फैक्ट्री एरिया पहली लाइनिंग है, जो कि इसका अपर पार्ट होता है, जिस पर रिसेप्टर्स होते हैं बेटा। इंपोर्टेंट है, याद करिएगा। अगर आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाए, यदि आपके बेटा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाए कि नोज के किस पार्ट से, बेटा क्या पूछा जाए कि नोज के किस पार्ट से हमें सूंघने में, स्मेल की पावर हमें मिलती है, सूंघने में मदद मिलती है, तो वो पार्ट है ऑल फैक्ट्री एरिया। कौन सा पार्ट है बेटा? ऑल फैक्ट्री एरिया, जिस पर रिसेप्टर होते हैं किसके लिए? स्मेल के लिए, सूंघने के लिए, ठीक है। और दूसरा पार्ट होता है बेटा इसका रेस्पिरेटरी एरिया, जो कि लोअर पार्ट है, जिस पर सूडो स्ट्रेटिफाइड सीलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम टिश्यू होते हैं। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट चीज है आपकी। मैंने दोनों चीजों को ध्यान रखा है, कंपटीशन में भी आपके काम आएंगे और सब्जेक्टिव पेपर जब आपके फाइनल एग्जाम होंगे, उस टाइम पे भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये लेक्चर रहने वाला है। और मेरी कोशिश ये रहेगी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में इस लेक्चर के बाद आपको कहीं भी पढ़ने की, कहीं भी देखने की, किसी और की वीडियो देखने की जरूरत आपको ना पड़े बेटा, ठीक है। और आप 100% इसी वीडियो के आधार पर रेस्पिरेटरी सिस्टम को बेटा फाड़ के आओ, ठीक है। चलिए, उसके बाद में बात आती है एपिथेलियम द गॉबलेट सेल। गॉबलेट सेल जो क्या करती है बेटा? म्यूकस का सीक्रेशन करती है। ये जो गॉबलेट सेल होती है ना बेटा, ये म्यूकस का सीक्रेट करती हैं, जो कि नोज के अंदर जो म्यूकस निकलता है इसका बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल है। ये जो म्यूकस होता है ना, वो क्या करता है, जो डस्ट पार्टिकल हैं, जो फॉरेन मटेरियल्स हैं, उनको अपने अंदर चिपका लेता है, अपने अंदर ये एब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे कोई भी हार्मफुल
पार्टिकल लंग्स तक या लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक तक पहुंच नहीं सकता, जिससे लंग्स का बचाव होता है। समझ में आ गई, इसलिए इंपॉर्टेंट है। उस पर लिखा भी हुआ है, देखो नीचे, म्यूकस ट्रैप डस्ट एंड सिलिया पुश टुवर्ड द थ्रोट। चलिए उसके बाद में बात आती है इसके फंक्शन की। नाक के अगर हम फंक्शन की बात करें, नोज के फंक्शन की बात करें, तो पहला है एयर पैसेज, जो कि आपको सबको पता है। ये एयर पैसेज की तरह काम कर रहा है, मतलब सांस आ रही है, सांस जा रही है, ठीक है। और उसके साथ साथ वार्म करने का काम, मॉइस्ट करने का काम, फिल्टर और फिल्ट्रेशन करने का काम, ये सब होता है इसका। उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट ऑल्फैक्सेशन, सूंघने में मदद करता है। रेजोनेंस, मतलब जो हम बार बार जो हम बोल पा रहे हैं ना बेटा, जो मैं बोल पा रहा हूँ या हम जो बोल पा रहे हैं, वो किसकी वजह से बोल पा रहे हैं? नोज की वजह से। अगर नोज को बंद कर दिया जाए तो हम प्रॉपर नहीं बोल सकते। नोज अगर हमारी बंद है तो हमारी आवाज प्रॉपर नहीं आएगी, यानी रेजोनेंस में हेल्प कर रही है। उसके अलावा डिफेंस में हेल्प करती है बेटा। डिफेंस मतलब बचाव। कैसे बचाव कर रही है? जैसा कि मैंने आपको बताया, इसके अंदर म्यूकस होता है ना। नोज के पास में रेस्पिरेटरी एरिया में गॉबलेट सेल होती हैं, जो म्यूकस सीक्रेट करती हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को एंटर करने से रोकती हैं बेटा, ठीक है। क्लियर हो गया। चलिए अब बात आती है सेकंड पार्ट में, जिसका नाम है फेरिंग्स, जो कि रेस्पिरेटरी सिस्टम का सेकंड पार्ट है। तो फेरिंग्स क्या है? इट इज ए मस्कुलर ट्यूब, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बेटा, एक नलिकाकार संरचना है, जो कि कॉमन पैसेज है फूड और एयर के लिए। कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये सवाल पूछा जा चुका है कि कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। अब आप सोच रहे होंगे मैं कॉम्पिटिटिव की बात क्यों कर रहा हूँ? इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जब आपकी बीएससी नर्सिंग, जीएनएम या कोई फार्मेसी या कोई भी जो कोर्स आप मेडिकल से रिलेटेड कर रहे हो या नर्सिंग से रिलेटेड आप कर रहे हो, उसमें ये सवाल आएगा। कब आएगा? या तो एमसीक्यू के रूप में आएगा, या फिर जब आप फाइनल कर लोगे, जब आप फाइनल कर लोगे कोर्स को, तो उसके बाद जब सरकारी की तैयारी करोगे, जब गवर्नमेंट एग्जाम के लिए तैयारी करोगे, तो वहां के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये सवाल आपसे पूछा जाएगा। ये फिर से टकराएगा बेटा ये सवाल। अब बात आती है फेरिंग्स की। तो ये कॉमन पैसेज है बेटा, कॉमन पैसेज है फूड और एयर का। क्या है? फूड और एयर का कॉमन पैसेज है। एंड इट कनेक्ट द नेजल कैविटी एंड माउथ अबव द लैरिंग्स एंड ईसोफेगस बिलो। अगर हम बात करें नेजल, माउथ को नेजल कैविटी से और लैरिंग्स से, लैरिंग्स को ईसोफेगस से, दोनों को ये आपस में कनेक्ट करने का काम करता है। मतलब फेरिंग्स एक ऐसा पार्ट है जो ईसोफेगस को, ट्रैकिया को, दोनों को भी बेटा ये कवर, ये कनेक्ट करने का काम करता है। इसलिए कॉमन पैसेज है फूड और एयर के लिए। सांस लोगे तो सांस भी फेरिंग से होकर गुजरती है, और भोजन करोगे, खाना खाओगे, तो वो भी आपका यहीं से होकर के गुजरेगा। समझ में आ रही है? अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट करिए बेटा फटाफट से। इट फॉर्म्स द पार्ट ऑफ बोथ द रेस्पिरेटरी एंड डाइजेस्टिव सिस्टम। बिल्कुल क्लियर है भाई, जब खाना जा रहा है तो डाइजेस्टिव की तरह भी काम कर रहा है, और रेस्पिरेटरी सिस्टम में, क्योंकि ये सांस इसके अंदर से जा रही है, एयर इसके अंदर से जा रही है, इसलिए ये दोनों की तरह वर्क कर रहा है। लोकेशन की अगर हम बात करें तो इट लाई बिहाइंड द नोज, माउथ एंड फेरिंग्स। तीनों जगह, माउथ, नोज और लैरिंग्स, तीनों से होकर के ये गुजरता है, या हम कहें तीनों पार्ट्स में ये फेरिंग्स प्रेजेंट होता है। तीनों पार्ट्स में बेटा ये फेरिंग्स प्रेजेंट होता है। क्लियर है मामला? अच्छा। एंड इट एक्सटेंड फ्रॉम बेस ऑफ द स्कल टू द लेवल ऑफ सिक्स्थ सर्वाइकल वर्टिब्रा। याद रखना, अगर आपसे पूछा जाए, कोई पूछ ले कि एक्चुअल लोकेशन बताओ बेटा, एक्चुअल लोकेशन बताओ, तो स्कल के बेस से लेकर के, स्कल खोपड़ी के बेस से लेकर के और छठवें नंबर की सर्वाइकल वर्टिब्रा तक ये एक्सटेंड होता है बेटा, है ना। एंड कंटिन्यू विद द ईसोफेगस, ईसोफेगस से ये कंटिन्यूस रहता है आगे, ठीक है। इसकी लेंथ पे अगर सवाल आएगा तो 12 से लेकर के 14 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है। अब इसके 3 पार्ट होते हैं अलग अलग, क्योंकि ये नाक में, मुंह में और लैरिंग्स में, तीनों जगह ये प्रेजेंट होता है। तो जहां पर नोज के पार्ट्स में इसका पार्ट है, उसको तो हम बोलते हैं बेटा नेजोफेरिंग्स। तो इसलिए इट लाई बिहाइंड द नेजल कैविटी। नेजोफेरिंग्स कौन सा पार्ट है? जो नेजल कैविटी के पीछे प्रेजेंट होता है, ठीक है। सॉफ्ट पैलेट के ऊपर और नेजल कैविटी के पीछे जो पार्ट प्रेजेंट होता है, उसको हम कहते हैं नेजोफेरिंग्स। अब इसमें क्या होता है? इसमें सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम टिश्यू बेटा कवर्ड रहते हैं। इसमें सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। अगर इसकी ओपनिंग की बात करें तो पोस्टीरियर नेयर्स और ईस्चेशन या ऑडिटरी ट्यूब, मतलब इसका संबंध बेटा नेजल कैविटी से भी है, और नेजल कैविटी के साथ साथ मिडिल ईयर में भी खुलता है। ये मिडिल ईयर, ईयर समझते हो, कान, कान में भी खुलता है। इसलिए गले का इन्फेक्शन बेटा कान में पहुंच जाता है। क्यों? क्योंकि गले में यदि आपके कोई इन्फेक्शन हो तो वो फेरिंग्स में अगर कोई इन्फेक्शन है, नेजो फेरिंग्स में यदि कोई इन्फेक्शन है, तो वो नेजो फेरिंग्स का कनेक्शन सीधा हमारा कान से है। किसके द्वारा? ईस्चेशियन ट्यूब या नेजोफेरिंजियल ट्यूब, या आपका टिम्पेनो फेरिंगो टिम्पेनिक ट्यूब के द्वारा। किसके द्वारा? फेरिंगो टिम्पेनिक ट्यूब या ईस्चेशियन ट्यूब के द्वारा मिडिल ईयर से कनेक्शन है। तो कान का इन्फेक्शन गले में और गले का इन्फेक्शन कान में बेटा आसानी से आ सकता है नेजोफेरिंग्स के अंदर, ठीक है। समझ में आ गई बात? क्लियर हो गया। चलिए उसके बाद में बात करते हैं ओरोफेरिंग्स की। तो ओरोफेरिंग्स नाम से ही क्लियर हो रहा है, ओरल कैविटी के पीछे पाया जाने वाला फेरिंग्स का पार्ट। फेरिंग्स का वह पार्ट जो ओरल कैविटी के पीछे प्रेजेंट होता है, बिहाइंड प्रेजेंट होता है, उसको हम कहते हैं ओरोफेरिंग्स।
और ये कहाँ से कहाँ तक है, सॉफ्ट पैलेट से लेकर के अपर बॉर्डर ऑफ एपीग्लोटिस तक। एपीग्लोटिस क्या होता है बेटा, एपीग्लोटिस इंपॉर्टेंट है, समझ लो। एपीग्लोटिस क्या है, ये फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होती है। क्या होती है बेटा, फ्लैप लाइक या लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती है, जिसका काम होता है जब सांस आती है, मतलब जब हम एयर लेते हैं, सांस लेते हैं, तो उस समय ये ईसोफेगस को बंद कर देता है, और जब हम भोजन करते हैं, खाना खाते हैं, तो ये ट्रेकिया को क्लोज करता है। मतलब ये प्रिवेंशन का काम कर रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ये गेट की तरह काम कर रहा है, प्रिवेंशन कर रहा है, बचाव कर रहा है। कैसे कि जब हम खाना खाएंगे या कुछ पिएंगे तो उस समय वो फेफड़ों तक ना पहुंचे, जिससे इन्फेक्शन से बचाव होगा। उसके अलावा जब हम सांस लें तो वो प्रॉपर फेफड़ों में जाए, इस बात की भी जिम्मेदारी इसकी होती है, ठीक है। तो एपिग्लोटिस का काम समझ में आ गया होगा। उसके बाद में ये ओरोफेरिंक्स जो है, इसमें स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू प्रेजेंट होते हैं बेटा, और इसकी जो ओपनिंग होती है ओरोफेरिंक्स थ्रू द फोकस फोसिस नाम का जो पार्ट है, वहां पर ये माउथ ओरोफेरिंक्स में ओपन होता है। और उसके बाद में इसमें क्या क्या चीजें होती हैं, तो ओरोफेरिंक्स में बेटा पेलेटाइन टॉन्सिल्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि फेरेंगो ग्लोसल एंड पेलेटोफेरेंजियल आर्चेस पर प्रेजेंट होते हैं। अच्छा, ये टॉन्सिल्स का क्या काम है, ये टॉन्सिल्स जो हैं दोनों के दोनों लिंगुअल या पेलेटाइन टॉन्सिल, इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है, टॉन्सिल्स का मतलब है ये सोल्जर्स हैं। मतलब जब भी कोई इन्फेक्शन ओरल कैविटी के थ्रू जा रहा होगा, तो उस इन्फेक्शन को किल करने का काम ये टॉन्सिल्स का होता है। मतलब ये क्या है, एक लिम्फ नोड है। टॉन्सिल्स क्या है बेटा, लिम्फ नोड है, जो डब्ल्यूबीसी का प्रोडक्शन करके जो भी एबनॉर्मल बैक्टीरिया या वायरस या कोई भी एबनॉर्मल पैथोजन जब ओरल कैविटी से होकर के अंदर जाने की कोशिश करता है, तो उस समय ये एज ए डिफेंस, ऐसे सोल्जर की तरह काम करके और उनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, खत्म कर देते हैं, जिससे लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और आपका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट प्रोटेक्ट रह सके, बचाव रह सके, ठीक है बेटा। चलिए अब इसमें नर्सिंग रिलीवेंस समझो। नर्सिंग रिलीवेंस क्या है कि अगर टॉन्सिल्स की बात कर रहे हैं हम, तो टॉन्सिलाइटिस बेटा, टॉन्सिलाइटिस एक ऐसी कंडीशन, आइटिस मतलब इन्फ्लामेशन, यदि किसी पर्सन के टॉन्सिल्स में इन्फ्लामेशन हो गया तो वो कारण क्या रहेगा उसका, सोर थ्रोट रहेगा, फीवर रहेगा, डिफिकल्टी इन स्वेलिंग। अगर इन्फेक्शन हो गया, टॉन्सिलाइटिस जैसा इन्फेक्शन होगा, तो नर्सिंग रिलीवेंस क्या रहेगी, मतलब आपको क्या देखने को मिलेगा उस पेशेंट में, सोर थ्रोट, फीवर और डिफिकल्टी इन स्वेलिंग, निगलने में परेशानी होगी मरीज को, ठीक है, निगलने में परेशानी होगी अगर टॉन्सिलाइटिस हो गई तो। चलिए उसके बाद में अगला आता है लेरिंगोफेरिंक्स। बेटा हो सकता है वीडियो थोड़ी लंबी हो, लेकिन समझ में प्रॉपर तभी आएगा जब हम पूरी को कंप्लीट समझेंगे ध्यान से, ठीक है। अब बात आती है लेरिंगोफेरिंक्स की, तो लेरिंगोफेरिंक्स को हम हाइपोफेरिंक्स के नाम से भी जानते हैं। इट लाई बिहाइंड द फेरिंक्स, ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, फेरिंग लेरिंक्स के पीछे की तरफ प्रेजेंट है ये लेरिंगोफेरिंक्स वाला पार्ट, ठीक है। और ये कहाँ से कहाँ तक है, अपर बॉर्डर ऑफ एपिग्लोटिस, एपिग्लोटिस के अपर बॉर्डर से लेकर के क्रिकोइड कार्टिलेज तक, C6 तक ये प्रेजेंट होता है। इसमें स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू होते हैं बेटा। और कम्युनिकेशन क्या है इसका, अगर हम बात करें तो एंटीरियरली ये लेरिंग्स में खुलता है, लेरिंगोफेरिंक्स, और पोस्टीरियरली ईसोफेगस से ये कनेक्ट रहता है। ईसोफेगस मतलब फूड पाइप, ईसोफेगस को हम फूड पाइप या भोजन की नली भी कहते हैं, जैसी से होकर के पेट के अंदर यानी स्टमक के अंदर फूड जाता है। अब इसका नर्सिंग रिलीवेंस क्या समझोगे आप, ड्यूरिंग सक्शनिंग एंड नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब इंसर्शन, जब हम सक्शनिंग करें किसी पेशेंट का सक्शन के द्वारा, उसके अलावा नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब एनजी ट्यूब जब हम इंसर्ट करते हैं, तो फेरेंजियल बॉल को हमें अवॉइड करना होता है बेटा। फेरेंजियल बॉल में कोई भी इंजरी ना हो, उसके लिए हमें क्या करना है, अवॉइड करना, हमें इंजरी को अवॉइड करना होता है, ठीक है। यदि कोई अनकॉन्शियस पेशेंट है या उसकी टंग फॉल कर गई है, बैक की तरफ फॉल कर गई है, जो फेरिंग्स को ब्लॉक करती है, जो ब्लॉक करते हैं, जिससे एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है पेशेंट में, ये नर्सिंग रिलीवेंस है। कई बार क्या होता है, एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन की अगर हम बात करें, कई बार क्या होता है पेशेंट में एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हो, तो एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन के कारण क्या होगा, पेशेंट प्रॉपर तरीके से सांस नहीं ले पाएगा, ठीक है। बात आती है अब अगली नेक्स्ट ट्रैकिया की। तो ट्रैकिया क्या है, द ट्रैकिया इज द कॉमनली कॉल्ड विंड पाइप। इस ट्रैकिया को हम बेटा कॉमनली क्या कहते हैं, विंड पाइप के नाम से जानते हैं। विंड पाइप मतलब सांस लेने की नली, मतलब ये क्या है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, जो लेरिंग्स और ब्रोंकाई को बेटा आपस में कनेक्ट करने का काम करते हैं। और ये क्या करेगा, इट प्रोवाइड पैसेज फॉर एयर टू मूव इन और आउट ऑफ द लंग्स। ये क्या करेगी, ये एक तरह से एयर पैसेज की तरह काम करेगी, जिससे लंग्स में हवा आए और निकले, यानी एंट्री और एग्जिट का दोनों की तरह ये काम करती है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे लोकेशन के बारे में। तो ट्रेकिया की लोकेशन क्या है, इट लाई इन फ्रंट ऑफ ईसोफेगस इन द नेक एंड अपर चेस्ट। मतलब ये सीधा सीधा सा कहाँ पे प्रेजेंट है बेटा, ये चेस्ट में प्रेजेंट होती है ईसोफेगस के सामने। ईसोफेगस मतलब फूड पाइप के सामने,
चेस्ट में और नेक में, दो जगह प्रेजेंट है, चेस्ट में और नेक में, ये दोनों जगह प्रेजेंट है, ईसोफेगस के सामने ये प्रेजेंट होती है। और इसका एक्सटेंशन कहां से कहां तक होता है, मतलब ये कहां से कहां तक प्रेजेंट होती है, तो ये लोअर बॉर्डर ऑफ क्रिकॉइड कार्टिलेज, क्रिकॉइड कार्टिलेज के लोअर बॉर्डर से, मतलब C6 सर्वाइकल वर्टिब्रा से लेकर के और 5th थोरेसिक वर्टिब्रा तक, यानी T5 तक, C6 से लेकर के T5 तक ये प्रेजेंट होती है। वेयर इट डिवाइडेड इनटू राइट एंड लेफ्ट मेन ब्रोंका, याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या C6 से लेकर के T5 तक ये प्रेजेंट होती है, और जहां पर T5 पर जाकर के दो पार्ट में बेटा ये डिवाइड हो जाती है, दो पार्ट में ये डिवाइड हो जाती है, जिसको हम राइट और लेफ्ट ब्रोंकस कहते हैं, राइट और लेफ्ट ब्रोंकस। जैसे कि ये आपका गया ट्रैकिया, और ये ट्रैकिया आगे चल के बेटा दो पार्ट में इस तरीके से ये डिवाइड हो जाता है। तो ये हो गया आपका, ये हो गया आपका लेफ्ट ब्रोंकस, और ये हो गया आपका राइट ब्रोंकस। ठीक है, राइट और लेफ्ट ब्रोंकस में ये डिवाइड हो जाती है। किस जगह से होती है, तो T5 पॉइंट से होती है। कहां से होती है बेटा, T5 से। और इसी पॉइंट को हम क्या कहते हैं, कैरिना। इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं बेटा, कैरिना के नाम से जानते हैं। इंपोर्टेंट पॉइंट है। चलिए उसके बाद में बात आती है इसकी लेंथ की, इसकी लंबाई की। तो इसकी लंबाई लगभग 10 से 12 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है, और इसका जो डायमीटर है वो होता है 2 सेंटीमीटर। कितना होता है बेटा, 2 सेंटीमीटर। अगर हम बात करें स्ट्रक्चर की, तो इसकी जो स्ट्रक्चर है वो 3 लेयर से, इसकी जो कंपोजिशन है बेटा वो 3 लेयर से मिलकर के बना हुआ है, मतलब ट्रैकिया 3 लेयर से मिलकर के बनी हुई है। सबसे पहली आउटर लेयर जिसका नाम है बेटा म्यूकोसा। ठीक ठीक है, सबसे पहले आउटर लेयर है जिसका नाम है एडवेंटिशिया। अब हम अंदर से बाहर की तरफ चल रहे हैं, सॉरी अंदर से बाहर की तरफ चल रहे हैं। तो इसकी सबसे बाहरी जो सबसे जो इनर लेयर है जिसका नाम है म्यूकोसा। ठीक है, म्यूकोसा क्या है बेटा, इनर लेयर है, जो कि स्यूडो स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस कॉलुमनर एपिथेलियम टिश्यू से मिली हुई है, मिलके बनी हुई है, जिसमें गोबलेट नाम की स्पेशल सेल होती हैं जो कि म्यूकस का सीक्रेशन करती हैं। जो गोबलेट सेल है वो क्या करती हैं, म्यूकस निकालती हैं। क्या करती है बेटा, म्यूकस निकालती हैं, जो हेल्प करता है किसमें, जो फॉरेन बॉडीज है उनको अपने आप में ट्रैप करने में। तो इसके फंक्शन समझो, इट ट्रैप एंड रिमूव द डस्ट एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म विया सिलिया, सिलिया की मदद से, सिलिया की मदद से, और जो म्यूकस है उसकी वजह से, उसकी मदद से ये डस्ट पार्टिकल को ट्रैप कर लेती है, और सिलिया की मदद से ये बाहर कर देती है। ठीक है, उसके बाद में सेकंड नंबर की इनर से, यानी बाहर से अंदर से बाहर की तरफ चल रहे हैं। तो सेकंड जो मिडिल लेयर है, मिडिल लेयर है उसका नाम है बेटा सब म्यूकोसा, जो कि कनेक्टिव टिश्यू की बनी हुई है। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू की मिलकर के बनी हुई है, जिसमें ग्लैंड्स और ब्लड वेसल्स भी प्रेजेंट होती हैं, और ये क्या करती हैं, म्यूकस को सीक्रेट करती हैं, जिससे मोस्ट एयर हो सके, एयर जो है मोस्ट हो सके। और सबसे बाहर की जो लेयर है जिसका नाम है बेटा एडवेंटिशिया, जो कि आउटर लेयर है, आउटर लेयर है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पर मार्क कर लीजिए, क्या कि जो एडवेंटिशिया लेयर होती है ना, ये सी शेप की कार्टिलेज प्रेजेंट करती है। और कितनी होती है बेटा, 16 से 20, 16 से 20 सी शेप की कार्टिलेजेस कंसिस्ट करती हैं, जिनको नाम है हाईलाइन कार्टिलेज बेटा। उन कार्टिलेज का नाम क्या है, हाईलाइन कार्टिलेज, जो प्रिवेंट करती हैं, जिनका फंक्शन क्या है बेटा, इनका फंक्शन क्या है, प्रिवेंट द कोलैप्स ऑफ ट्रेकिया ड्यूरिंग द इंस्पायरेशन। मतलब जब हम सांस लेते हैं तो सांस लेते समय ट्रेकिया खुली रहे, हमेशा खुली रहे, उसके लिए ये रेस्पॉन्सिबल है। जैसे उदाहरण के लिए सामने जो मैं आपको डायग्राम बना रहा हूँ, एक रफ डायग्राम है बेटा, जिसमें आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये हो गई ट्रेकिया, और ट्रेकिया पर इस तरीके से बेटा सी की आकृति, इस तरीके से सी की आकृति की 16 से 20, 16 से 20 बेटा क्या होती हैं, रिंग होती हैं। 16 से 20 क्या होती हैं, सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग होती हैं, जो हेल्प करती हैं किसमें, ट्रेकिया को कोलैप्स होने से रोकती हैं। ठीक है, उसके बाद में अब कार्टिलेजिस रिंग के बारे में समझ लो, थोड़ा सा इंपोर्टेंट है, नोट करके। ठीक है, नोट करके इंपोर्टेंट है क्या, कि द ट्रेकिया हैव अबाउट 16 to 20 सी शेप हाईलाइन कार्टिलेज। ट्रेकिया के अंदर 16 से 20 कार्टिलेज रिंग होती हैं, और ये जो होती हैं, या ओपन पार्ट ऑफ सी फेस पोस्टीरियरली टुवर्ड्स द इसोफेगस। अच्छा, इनमें जो सी सी शेप के होती हैं, कैसी होती है बेटा, सी शेप की। तो ये जो ओपन पार्ट है, ये जो ओपन पार्ट है वो किसकी तरफ होता है, इसोफेगस की तरफ। ठीक है, इसोफेगस की तरफ होता है, ध्यान रखना, इसोफेगस की तरफ होता है इसका जो ओपन पार्ट होता है। ठीक है, द गैप इज फिल्ड बाई ट्रेकियलिस मसल, और इसमें जो गैप होगा वो ट्रेकियलिस नाम की स्मूथ मसल से ये फिल होता है। और ड्यूरिंग सोइलोइंग दिस मसल अलाउ द इसोफेगस टू एक्सपेंड। और जब हम सोइलोइंग करते हैं, निगलते हैं, तो निगलने से क्या, निगलते समय क्या होगा कि जो बोलस बनेगा, उस बोलस को आसानी से एंट्री हो सके, बोलस की आसानी से एंट्री हो सके, उसके लिए गैप प्रोवाइड करती है। भाई सी शेप होने का फायदा ये है, जैसे ये सी शेप की कार्टिलेज है, और यहाँ से होकर के जब फूड मटेरियल जाता है तो ऐसे इसोफेगस बेटा उसको फैलने के लिए जगह मिलती है, इस तरीके से फैलने के लिए जगह मिलती है। समझ में आ गई बात, समझ में आ गई बात। जब हम निकलेंगे तो अगर ये पूरी गोल होती, सोचो आप, जब ये पूरी गोल होती तो इसोफेगस जो है कंप्रेस होती, जब खाना आता तो इसोफेगस इसकी इधर की तरफ फूल नहीं पाती,
है ना, अंदर की तरफ ये फैल नहीं पाती, लेकिन क्योंकि ये सी शेप की है तो इसके अंदर ईसोफेगस आसानी से अपना साइज को इंक्रीज कर सकती है। समझ में आ गई बात, समझ में आ गई, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ड्यूरिंग कफिंग इट कॉन्ट्रैक्ट एंड हेल्प टू एक्सपेल द एयर फोर्सफुली। और अगला फायदा इसका क्या है सी शेप कार्टिलेजेस का बेटा, कि जब हम कफिंग करते हैं, खांसी करते हैं, जब खांसी आती है हमें, तो उस समय ये कॉन्ट्रैक्ट कर देती हैं ट्रेकिया को, जिससे आसानी से एयर एक्सपेल हो सके, जिससे आसानी से हवा बाहर जा सके। अब बात आती है फंक्शन ऑफ ट्रेकिया। ट्रेकिया मतलब श्वास नली, एयर विंड पाइप जिसको कहते हैं। इसके फंक्शन है एयर का कंडक्शन, जो कि इंपॉर्टेंट है। एयर का कंडक्शन ये क्या करेगा, कैरी करेगा एयर को, ठीक है, एयर को कैरी करेगा बेटा इन्वायरमेंट से लंग्स तक और लंग्स से इन्वायरमेंट तक, ठीक है। अगला फिल्ट्रेशन और प्रोटेक्शन, इसका काम फिल्ट्रेशन का भी है, प्रोटेक्शन का भी है। फिल्ट्रेशन का कैसे है, तो म्यूकस जो ग्लैंड होती है, गॉबलेट सेल, वो म्यूकस सीक्रेट करेंगी, तो हवा के अंदर जो भी पार्टिकल होंगे, डस्ट पार्टिकल होंगे, उनको अपने अंदर चिपका लेंगी, ठीक है। उसके अलावा जो माइक्रोब्स हैं उनसे बचाव का ये काम करते हैं। उसके नेक्स्ट अगला फंक्शन है ह्यूमिडिफिकेशन एंड वार्मिंग। जब ठंडी के दिन होते हैं, ठंडी के दिन होते हैं तो हवा ठंडी आती है, तो उसको गर्म करने का काम। और जब गर्मी के दिन होते हैं तो उस समय जो एयर है उसकी क्वालिटी कैसी होती है बेटा, उसकी क्वालिटी कैसी होती है, ड्राई, तो उसको ह्यूमिडिफाई करने का काम, मॉइस्ट और वार्म करने का काम ये इसका होता है। देन कफ रिफ्लेक्स, यदि कोई फॉरेन पार्टिकल हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक में घुसने की कोशिश करता है तो उसको एक्सपेल करने का काम स्ट्रॉन्ग एक्सपायरेशन के द्वारा, मतलब तेज सांस छोड़ने के साथ साथ उसको, या खांसी के साथ साथ, खांसी के रिफ्लेक्स के साथ साथ, कफ के रिफ्लेक्स के साथ साथ निकालने में भी ये हेल्प करवाती है। देन सपोर्टिंग का काम भी है। तो कार्टिलेजिनस जो रिंग होती हैं, जो कार्टिलेजिनस रिंग होती हैं, इनका सपोर्टिंग का काम है। क्या होता है कि ये जब हम सांस लेते हैं तो उस समय कोलैप्स होने से, ट्रैकिया को कोलैप्स होने से बेटा ये रोकती हैं। अब उसके बाद में नेक्स्ट अगला पार्ट आता है ब्रोंकाई। जो अगला रेस्पिरेटरी सिस्टम का पैसेज है, पाथ है, वो क्या है बेटा, ब्रोंकाई। ब्रोंकाई क्या होते हैं, ब्रोंकाई आर द एयर कंडक्टिंग ट्यूब। ये भी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती हैं जो ट्रैकिया से लेकर के लंग्स तक एयर को कैरी करने का काम करती हैं। जैसा कि हमने देखा, फेरिंग्स से लेकर के ब्रोंकाई तक ट्रैकिया का काम है एयर का कंडक्शन करना। अब ब्रोंकाई से लेकर के लंग्स तक, सॉरी, ट्रैकिया से लेकर के लंग्स तक पहुंचाने का काम ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स का होता है। लोकेशन क्या है इसकी, तो बिगिंस यानी स्टार्टिंग कहाँ होती है, लोअर एंड ऑफ ट्रैकिया यानी T5 वर्टिब्रा तक, T5 थोरेसिक वर्टिब्रा से स्टार्टिंग है इसकी, और राइट और लेफ्ट मेन ब्रोंकाई में ये T5 पर जाकर के बट जाता है। यानी ट्रैकिया के लोअर पार्ट जहां पर T5 वर्टिब्रा होता है, वहां से ये दो पार्टों में बढ़ जाता है ब्रोंकाई, है ना। ट्रैकिया बढ़ जाती है तो ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स में। अब ब्रोंक्यूल्स क्या है बेटा, ब्रोंक्यूल्स क्या है, इट इज द सेगमेंट ऑफ ब्रोंकाई डिवाइडेड इनटू स्मॉल ब्रोंक्यूल्स। यानी मैंने क्या बताया आपको कि ये क्या थी, ट्रैकिया। ट्रैकिया ट्रैकिया दो भागों में बट गई, राइट और लेफ्ट ब्रोंकस। तो ब्रोंकस की छोटी छोटी जो ब्रांचेस, स्मॉल जो ब्रांचेस होंगी, ब्रोंकस की जो स्मॉल बेटा ब्रांचेस होंगी, उन्हीं स्मॉल ब्रांचेस को हम क्या कहते हैं, ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। इनमें कोई भी कार्टिलेज नहीं होती। दूसरा, ये स्मूथ मसल कंसिस्ट करते हैं, याद रखना, ये स्मूथ मसल्स होती हैं इसके अंदर। स्मूथ मसल कौन सी होती है, जिन पे हमारा कोई भी कंट्रोल नहीं होता है, ठीक है। और ये टर्मिनल और रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स में ये फर्दरली डिवाइड होते हैं, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स और रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स, जो हेल्प करते हैं एयर के कंडक्शन में, मतलब ट्रेकिया से लेकर के एयर को लंग्स तक या एल्वुलाई तक पहुंचाने का काम करते हैं, ठीक है। फंक्शन क्या है, कंट्रोल द एयर फ्लो रेजिस्टेंस बाई कॉन्स्ट्रिक्टिंग और डायलेटिंग अंडर द ऑटोनोमस नर्वस कंट्रोल। ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम की मदद से एयर जो एयर के फ्लो को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होकर के, मतलब पिचक के या फैल के, यानी कॉन्ट्रैक्ट होकर या रिलैक्स होकर के, ये एयर के फ्लो को, एयर की एंट्री को बेटा कंट्रोल करने का काम ये करते हैं। उसके साथ साथ कंडक्ट द एयर टू एल्वुलाई, एयर को एल्वुलाई तक कंडक्ट करने का काम करते हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है बेटा एल्वुलाई। एल्वुलाई के बारे में समझेंगे। अब हम समझेंगे किसके बारे में, एल्वुलाई के बारे में। तो एल्वुलाई क्या है, अगला पार्ट है ये रेस्पिरेटरी सिस्टम का। द एल्वुलाई आर द टिनी कॉमा थिन वॉल्ड एयर सैक। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें मैंने ज्यादा जोर इसलिए दिया, ये टिनी बहुत छोटे छोटे एयर सैक हैं। एयर सैक का मतलब क्या होता है, जिनसे होकर के हवा आएगी, जिनके अंदर हवा एंटर करेगी। फाउंड एट द एंड ऑफ द ब्रोंक्यूल्स ऑफ द लंग्स। लंग्स के अंदर जो ब्रोंक्यूल होते हैं ना, लंग्स के अंदर जो बेटा ब्रोंक्यूल्स मैंने आपको बताया था, तो उन ब्रोंक्यूल के एंड पर ये गुब्बारे नुमा संरचना होती है। ये छोटी छोटी स्मॉल एयर सैक होते हैं, गुब्बारे नुमा संरचना होती है, जिनको हम एल्वियोलाई क्या कहते हैं बेटा, एल्वियोलाई कहते हैं। इनको हम क्या कहते हैं, एल्वियोलाई, ठीक है, एल्वियोलाई। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है ये, क्या है, इट इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ द लंग्स। याद रखना,
हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का या लंग्स की सबसे छोटी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। जैसे हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई कोशिका है, सेल है, जिसके बिना हमारा शरीर नहीं चल सकता, उसी प्रकार एल्वियोलाई भी रेस्पिरेटरी सिस्टम की सबसे छोटी फंक्शनल यूनिट है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि यहीं पर इसी स्थान पर एल्वियोलाई के अंदर ही गैसियस एक्सचेंज होता है बेटा। गैसियस एक्सचेंज होता है किस किस के बीच में? एयर और ब्लड के बीच में, ये एनवायरमेंट और ब्लड के बीच में। क्योंकि जो हमने एनवायरमेंट से ऑक्सीजन ली वो ये एल्वियोलाई के अंदर जाती है, और एल्वियोलाई और ब्लड के बीच में जो है आदान प्रदान होता है, वो किस जगह होता है? एल्वियोलाई के पास में ही होता है, एल्वियोलाई में ही होता है। और बॉडी के ब्लड में से जो CO2 निकल के बाहर आती है ना, तो वो एल्वियोलाई लेवल पे ही ये काम होता है, मतलब एक्सचेंज का, आदान प्रदान CO2 और ऑक्सीजन का, ये कहाँ पे होता है? एल्वियोलाई के अंदर। लोकेशन की अगर हम बात करें तो प्रेजेंट इन क्लस्टर्स, याद रखना गुच्छे की तरह, अंगूर के गुच्छे जैसे होते हैं, अंगूर के गुच्छे जिस तरीके से होते हैं उसी तरह से एल्वियोलाई ये प्रेजेंट होती हैं, जो कि रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स यानी ब्रोंक्यूल्स के बिल्कुल एंड पर ये प्रेजेंट होती है बेटा। और याद रखना, फाउंड थ्रू आउट बोथ लंग्स, अबाउट 300 मिलियन एल्वियोलाई इन एन एडल्ट ह्यूमन। अगर हम एडल्ट की बात करें तो एडल्ट के अंदर बेटा लगभग 300 मिलियन के आसपास एल्वियोलाई प्रेजेंट होती हैं। हमारे अंदर लगभग 300 मिलियन के आसपास एल्वियोलाई प्रेजेंट होती है। बात आती है इसकी स्ट्रक्चर की, तो ये क्या है बेटा? स्मॉल बैलून लाइक सैक होते हैं, बहुत छोटे छोटे बैलून लाइक गुब्बारे नुमा संरचना होते हैं, जिनमें अच्छी खासी ब्लड सप्लाई होती है। ब्लड सप्लाई नहीं होगी तो एक्सचेंज नहीं होगा। जो ब्लड बॉडी से डीऑक्सीनेटेड जो ब्लड आता है उसमें से CO2 को ये रिसीव करती हैं, और उस ब्लड में ऑक्सीजन को ये घोलने का काम करती हैं। इसकी अगर हम वॉल्स की बात करें तो इसकी वॉल्स जो है एल्वियोलर मेम्ब्रेन कहा जाता है उन वॉल्स को, जो कि 3 लेयर से मिलकर बनी हुई हैं, एल्वियोलर एपिथेलियम, बेसमेंट मेम्ब्रेन और कैपिलरी एंडोथेलियम। जो एल्वियोलर एपिथेलियम है वो सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम सेल से मिलकर के बनी हुई है, जो कि गैस का डिफ्यूजन करने में हेल्प करती है। बेसमेंट मेम्ब्रेन जो होती है वो थिन लेयर होती है, जो कि एपिथेलियम और कैपिलरी लेयर को दोनों को सपोर्ट करने का काम करती है। और कैपिलरी एंडोथेलियम जो कि तीसरी लेयर है, इसका काम क्या है? इसका काम है एल्वियोलाई, जो एल्वियोलस है उससे ये क्या करती है? पल्मोनरी, कैपिलरी और एल्वियोलाई से कांटेक्ट कराने का ये काम कर रही है। मतलब दीज 3 लेयर्स टू फॉर्म रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन। याद रखना, ये तीनों की तीनों लेयर मिलके कंबाइंड होकर के एक मेम्ब्रेन बनाती है, जिसका नाम है रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन, या जिसको हम एल्वियोलर कैपिलरी मेम्ब्रेन कहते हैं, जो कि एक्चुअल साइट है गैसियस एक्सचेंज की। याद रखना, अगर आपके कॉम्पिटिटिव में एग्जाम में सवाल आए एक्चुअल साइट ऑफ गैसियस एक्सचेंज, तो आंसर आएगा रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन ऑफ एल्वियोलाई। एल्वियोलाई की रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन या एल्वियोलर कैपिलरी मेम्ब्रेन। बड़ा ही इंपॉर्टेंट आपको एक क्वेश्चन बेटा यहाँ से मिल गया। इसकी थिकनेस की अगर हम बात करें मेम्ब्रेन की, तो 0.5 माइक्रोमीटर म्यू मीटर इसकी बेटा ये थिन होती है। फंक्शन की यदि हम बात करें तो फंक्शन देखो, गैसियस एक्सचेंज सबसे पहला फंक्शन है इसका, गैसियस एक्सचेंज। दूसरा एयर रिजर्वॉयर, एयर को बेटा ये क्या करती है? जब हम ब्रीथिंग करते हैं तो उस समय एयर को स्टोर करने का काम है। मेंटेन ब्लड पीएच, क्योंकि CO2 का रिमूवल करा रही है, बॉडी से CO2 को निकलवा रही है, इसलिए ब्लड का पीएच भी से नॉर्मल रहता है, मेंटेन्ड रहता है। डिफेंस में भी हेल्प करती है, क्योंकि ये मैक्रोफेजेस इसके अंदर प्रेजेंट होती हैं, जो डस्ट पार्टिकल और माइक्रोब्स को निकालने का काम करती हैं। उसके अलावा सर्फेक्टेंट प्रोडक्शन, एल्वियोलाई का काम एक होता है बेटा सर्फेक्टेंट को प्रोड्यूस करना, जो क्या करते हैं? सरफेस टेंशन और लंग्स को कोलैप्स होने से या एल्वियोलाई को कोलैप्स होने से बेटा ये रोकते हैं। तो ये भी एक एल्वियोलाई का फंक्शन है। चलिए अब बात करते हैं हम सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन, जिसका नाम है लंग्स, जो कि रेस्पिरेटरी सिस्टम के मेन ऑर्गन है। तो समझो बेटा, द लंग्स आर द मेन ऑर्गन ऑफ रेस्पिरेशन। याद रखना, लंग्स क्या है? मेन ऑर्गन होते हैं बेटा रेस्पिरेशन के। ये क्या है? पेयर्ड। सबसे पहले समझो पेयर्ड, पेयर्ड मतलब 2 होते हैं संख्या में, स्पॉन्जी होते हैं, इलास्टिक ऑर्गन होता है, और जो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? थोरेसिक कैविटी में। कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं बेटा? थोरेसिक कैविटी में ये प्रेजेंट होते हैं, एंड रेस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। और इनका मेन काम होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस, यानी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को ब्लड और एटमॉस्फेयर, मतलब वातावरण और खून, ब्लड के बीच में, दोनों के बीच में आदान प्रदान कराने का काम, एक्सचेंज कराने का काम ये लंग्स का होता है। तो क्या हमने समझा कि मेन ऑर्गन है, पेयर्ड ऑर्गन है, स्पॉन्जी ऑर्गन है। ठीक है बेटा। लोकेशन की अगर हम बात करें तो थोरेसिक कैविटी को मोस्ट ऑफ द थोरेसिक कैविटी को बेटा ये ऑक्यूपाई करते हैं, ये थोरेसिक कैविटी में प्रेजेंट होते हैं। हमारे शरीर में मेजर 4 कैविटी हैं, एक क्रेनियल कैविटी,
एक थोरेसिक कैविटी, एक एब्डोमिनल कैविटी, एक पेल्विक कैविटी, जिसमें से थोरेसिक कैविटी जो होती है वो लार्जेस्ट बोनी कैविटी है, जिसमें मोस्टली लंग्स प्रेजेंट होते हैं, और मिड मीडिया स्टर्नम नाम की एक कैविटी होती है बेटा, जहां पर हार्ट प्रेजेंट होता है। मतलब दोनों लंग्स के बीच में, यहाँ पर देखो लिखा भी है, मैंने मेंशन किया है कि दोनों लंग्स के बीच में एक कैविटी होती है जिसको हम मीडिया स्टाइनम कहते हैं। मीडिया स्टाइनम क्या है? एक कैविटी का नाम है। ये वह कैविटी होती है जो दोनों लंग्स के बीच में बनती है। देखो इस डायग्राम में देखना बेटा गौर से, जैसे ये दोनों लंग्स हैं तो इन दोनों लंग्स के बीच में, इन दोनों बेटा लंग्स के बीच में एक कैविटी बनी। ये जो कैविटी बनी है, नीचे है बेटा डायफ्राम, नीचे है डायफ्राम, तो ये जो कैविटी बनी है इसी कैविटी को हम क्या कहते हैं? मिड मीडिया स्टाइनम। जहां पर बेटा हार्ट होता है, जहां पर क्या प्रेजेंट होता है? हार्ट प्रेजेंट होता है। ध्यान रखना, जहां पर हार्ट प्रेजेंट होता है इंपोर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट, ईच लंग रेस्ट ऑन दी डायफ्राम। याद रखना, प्रत्येक लंग्स कहाँ पर प्रेजेंट होता है बेटा? डायफ्राम पे प्रेजेंट होता है। द मेन मसल ऑफ द रेस्पिरेशन, डायफ्राम को हम मेन या प्रिंसिपल मसल ऑफ रेस्पिरेशन के नाम से हम जानते हैं। क्लियर हो गया बेटा? बात आती है इसके शेप की और अपीयरेंस की। अगर हम इसकी शेप की बात करें तो ये किस शेप का होता है बेटा? कोनिकल शेप का होता है। अगर इसकी शेप की बात करें तो किस शेप का होता है? कोनिकल शेप का होता है। तो इट इज नैरो एट द टॉप एंड ब्रॉड एट द बेस। जैसा कि मैंने आपको अभी डायग्राम बनाया था कि ये ऊपर की तरफ से कैसा होता है बेटा? कोन शेप का, और नीचे की तरफ से फैला हुआ है। तो ऊपर की तरफ तो ये कैसा है? नैरो है, और नीचे की तरफ से बेटा ये फैला हुआ है। तो ये हो गया इसका शेप। एपेक्स की बात करें, एपेक्स मतलब ये वाला हिस्सा, ऊपर वाला जो हिस्सा बेटा, इसको एपेक्स बोला जाता है। इस हिस्से को बोलते हैं एपेक्स। तो इसका जो एपेक्स होता है वो कैसा होता है? राउंडेड होता है, और क्लेविकल से भी 2.5 सेंटीमीटर ऊपर होता है बेटा। यह याद रखना, क्लेविकल से भी 2.5 सेंटीमीटर ऊपर होता है ये एपेक्स वाला इसका जो पार्ट होता है। एपेक्स मतलब चोटी, ठीक है। बेस वाला जो पार्ट है वो रेस्ट करता है डायफ्राम पर। याद रखना, इसका जो बेस पार्ट होता है बेटा, इसमें कौन कौन से पार्ट है? एपेक्स और बेस। जो एपेक्स वाला पार्ट है वो तो ऊपर की तरफ है, क्लेविकल से भी 2.5 सेंटीमीटर ऊपर, और इसका जो बेस पार्ट होता है वो डायफ्राम के ऊपर रेस्ट करता है। कहाँ पे रेस्ट करता है बेटा? डायफ्राम के ऊपर। ये जो बेस पार्ट है वो डायफ्राम के ऊपर रेस्ट करता है। फिर उसके बाद में आती है इसकी कोस्टल सरफेस। सरफेस की यदि हम बात करें तो इसमें बेटा दो सरफेस है, कोस्टल और मीडियल सरफेस। इसकी दो सरफेस है, कोस्टल और मीडियल सरफेस। जो कोस्टल सरफेस है वो आगे की तरफ फ्रंट में प्रेजेंट होती है, क्योंकि यहाँ पर क्या होती है? रिब्स प्रेजेंट होती है, ठीक है। रिब्स और इंटरकोस्टल कार्टिलेज होने के कारण इसका नाम पड़ गया इंटरकोस्टल सरफेस या कोस्टल सरफेस। और एक होती है बेटा मीडियल सरफेस, जो कि मीडिया स्टाइनम, मिड की सरफेस है, बीच में प्रेजेंट होती है। ये वाली जो सरफेस है ये, जो कि हार्ट की तरफ होती है या मीडिया स्टाइनम की तरफ होती है, उसको हम क्या कहते हैं? मिडिल सरफेस, ठीक है। मिडिल सरफेस है, मीडियल सरफेस। समझ में आ गई बात? जो मीडिया स्टाइनम और हार्ट की तरफ है। उसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट पार्ट जो उसमें बेटा प्रेजेंट है, जिसका नाम है हाइलम। हाइलम एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। क्यों? क्योंकि हाइलम एक ऐसा स्थान है, एक ऐसी जगह है जहां से होकर के लंग्स के अंदर एंट्री और एग्जिट कई सारे ऑर्गन करते हैं, कई सारी स्ट्रक्चर करती हैं, जैसे कि ब्रोंकाई हो गया, पल्मोनरी आर्टरी हो गई, पल्मोनरी वेन हो गई, पल्मोनरी नर्व्स हो गई। तो ये यहाँ पर एंटर और एग्जिट करती हैं। लंग्स के अंदर एंट्री और एग्जिट का जो जगह है, जो स्थान है बेटा, वो है हाइलम, जिसको हम रूट ऑफ लंग्स के नाम से भी जानते हैं। याद रखना, रूट ऑफ लंग्स के नाम से भी जानते हैं। ये बिल्कुल इसकी ये टिप है बेटा, टिप को याद रखो बेटा, टिप को याद रखो। क्या? द हाइलम एक्ट एज द रूट ऑफ द लंग्स। याद रखना, रूट ऑफ लंग्स की तरह काम करता है। यहीं से होकर के कई सारी स्ट्रक्चर, ब्रोंकाई, पल्मोनरी आर्टरी, वेन्स एंड नर्व्स एंटर और एग्जिट करती बेटा। चलिए उसके बाद में अगर इसके नंबर और साइज की बात करें तो जो राइट लंग्स होता है वो लार्जर है। राइट लंग और लेफ्ट लंग दो होते हैं। राइट लंग जो होता है वो लार्जर होता है, शॉर्टर होता है और वाइडर होता है। लार्जर मतलब ये चौड़ाई में बड़ा है, हाइट में छोटा है, और ठीक है वाइडर है। इसके तीन लोब होते हैं, इंपॉर्टेंट बात है, इसके तीन लोब होते हैं, सुपीरियर, मिडिल और इंफीरियर, राइट लंग्स में। और ये डिवाइड होता है बेटा दो फिशर के द्वारा। इट इज डिवाइडेड बाय द टू फिशर्स, ओब्लिक और हॉरिजॉन्टल। ओब्लिक और हॉरिजॉन्टल नाम के दो फिशर के द्वारा ये आपस में ये डिवाइडेड है। जैसे एक डायग्राम में आपको बना के दिखाऊं, तो जैसे ये लंग्स का मैंने डायग्राम बना दिया, तो एक इस तरीके से, एक इस तरीके से। तो ये हो गया आपका कौन सा फिशर बेटा? हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल फिशर। और ये हो गया आपका ओब्लिक। तो इसकी वजह से ये एक, दो और तीन लोब में ये बट गया। समझ गए? तो राइट लंग्स की क्या क्या खासियत देखी? लार्जर है, शॉर्टर है, वाइडर है, तीन लोब हैं इसके, सुपीरियर, मिडिल और इंफीरियर। और ये डिवाइड होता है बेटा दो फिशर के द्वारा, ऑब्लिक और हॉरिजॉन्टल के द्वारा। लेफ्ट लंग की खासियत क्या है? लेफ्ट लंग स्मॉलर है, छोटा है, नैरो, सकरा है, क्योंकि इसका जो स्पेस है बेटा वो हार्ट ने घेर लिया है थोड़ा सा। और इसके दो लोब होते हैं, दो ही लोब होते हैं इसमें, सुपीरियर और इंफीरियर। दो लोब हैं, इसलिए एक ही, भाई जब हम किसी कमरे को दो में डिवाइड करना है तो एक ही तो दीवार लगानी है।
तो सिंपल सी एक फिशर होता है, इसलिए ये दो में डिवाइडेड है, सुपीरियर और इन्फीरियर में। इसमें अगर हम बात करें तो ये किस तरीके से बेटा, ये किस तरीके से डिवाइडेड है, ये दो में, सिर्फ ये दो में ही डिवाइडेड है, ठीक है। इस तरीके से ओब्लिक फिशर के द्वारा, नंबर एक और नंबर दो, ओब्लिक फिशर के द्वारा ये दो में डिवाइड होता है, ठीक है। एंड इट कंटेन्स ए कार्डियक नोच एंड लिंगुला। देखो होता क्या है, लेफ्ट वाला जो लंग्स होता है ना, जो लेफ्ट वाला लंग्स होता है उसमें उसमें एक कार्डियक नोच होती है बेटा, एक कार्डियक नोच होती है, ये होती है कार्डियक नोच। क्योंकि यहाँ पर कार्डियक नोच क्यों है, क्योंकि यहाँ पर हार्ट का जो एपेक्स पार्ट है, हार्ट का जो एपेक्स पार्ट है, जो लेफ्ट पार्ट है, वो जुड़ा हुआ होता है। और एक पार्ट है बेटा लिंगुला, ये जो लास्ट पार्ट है ये लिंगुला होता है। क्योंकि ये लिंगुला इसलिए वर्ड बोला गया है क्योंकि ये जीव यानी टंग की तरह होता है। ये लिंगुला इसलिए बोला गया है क्योंकि ये टंग की तरह रिजेंबल करता है, इसलिए इसको लिंगुला बोला गया है, ठीक है। तो ये लेफ्ट के पार्ट है। तो लेफ्ट लंग और राइट लंग में मैं समझता हूँ आपको अंतर समझ में आ गया होगा। अगर हम इसके लोअर फिशर की बात करें तो राइट लंग्स जो होता है, फिर से हम रिवाइज कर रहे हैं, राइट लंग्स जो होता है उसमें फिशर और लोब के बारे में। तो राइट लंग के अंदर बेटा ऑब्लिक और हॉरिजॉन्टल फिशर होते हैं, लेफ्ट के अंदर ऑब्लिक फिशर होता है ओनली। लोब की बात करें तो राइट लंग के अंदर सुपीरियर, मीडियल और इंफीरियर तीन लोब होते हैं, और लेफ्ट लंग के अंदर दो लोब होते हैं, सुपीरियर और इंफीरियर। अगर हम कवरिंग की बात करें तो जो लंग्स हैं बेटा, लंग्स हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस जो लंग्स हैं वो प्लूरा नाम की लेयर से कवर्ड होते हैं। जो लंग्स हैं बेटा वो किससे कवर्ड हैं, प्लूरा नाम की लेयर से कवर्ड होते हैं, जो कि डबल लेयर मेम्ब्रेन होती है। कैसी होती है, डबल लेयर मेम्ब्रेन होती है प्लूरा, ठीक है। जो कि दो लेयर है उसकी, डबल लेयर मेम्ब्रेन है, जिस एक का नाम है बेटा पैराइटल प्लूरा, एक का नाम है विसरल प्लूरा। जैसे कि अगर हम इधर डायग्राम बनाने की कोशिश मैं आपके सामने करूं, एक रफ डायग्राम मैंने आपको बना दिया, तो ये बाहर की तरफ हो गई, बाहर की तरफ जो हो गई वो हो गई विसरल प्लूरा, और जो अंदर की तरफ है, सॉरी, जो अंदर की तरफ है बेटा वो है विसरल प्लूरा। जो सेकंड इनर जो लेयर है वो है विसरल प्लूरा, और जो आउटर लेयर है जो बाहर की तरफ है उसको हम बोलते हैं बेटा पैराइटल प्लूरा, ठीक है। तो लाई इनसाइड द थोरेसिक वॉल, डायफ्राम एंड मीडियास्टाइनम, और विसरल प्लूरा कवर द सरफेस ऑफ द लंग इटसेल्फ। मतलब जो पैराइटल प्लूरा है वो थोरेसिक वॉल को, डायफ्राम को, इनको कवर करने का काम करती है, इससे अटैच होती है। और जो विसरल प्लूरा है वो लंग से अटैच होती है। क्योंकि पैराइटल और विसरल दो प्लूरा हैं, इन दोनों के बीच में बेटा एक स्पेस है, ये रहा, ये जो स्पेस है इसको हम बोलते हैं प्लूरल, प्लूरल स्पेस। याद रखना बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज है क्या, कि जो पैराइटल और विसरल जो प्लूरा है यानी लंग्स की जो बाहरी परत है वो डिवाइडेड है बेटा किसके द्वारा, पैराइटल और विसरल प्लूरा प्लूरल स्पेस के द्वारा डिवाइडेड है। तो ये प्लूरल स्पेस जो होता है इसमें एक प्लूरल फ्लूइड होता है जिसको हम बोलते हैं फ्लूइड ऑफ लंग्स, यानी प्लूरल फ्लूइड। ये बहुत ही स्मॉल अमाउंट में है, और ये क्या करता है, इसका बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन है, इट रिड्यूस द फ्रिक्शन ड्यूरिंग द ब्रीथिंग। जब हम सांस लेते हैं या सांस छोड़ते हैं तो सांस लेने सांस छोड़ते समय आपस में जो पैराइटल और विसरल प्लूरा के बीच में कोई भी फ्रिक्शन ना हो, उसके लिए ये एक तरह से प्रोटेक्शन का काम करता है, या प्लूरल फ्लूइड प्रेजेंट होने की वजह से पैराइटल और विसरल प्लूरा के बीच में किसी भी प्रकार का जो फ्रिक्शन है वो नहीं होता है, या हम कहें फ्रिक्शन रिड्यूस होता है। जैसे उदाहरण के लिए अब मैं हाथ को अपने को घिस रहा हूँ तो इस समय फ्रिक्शन आ रहा है, लेकिन इसमें अगर मैं ग्रीस लगा दूं तो ये फ्रिक्शन बहुत ही घट जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार प्लूरल फ्लूइड भी उस ग्रीस की तरह काम कर रहा है, प्लूरल फ्लूइड भी उस लुब्रिकेशन की तरह काम कर रहा है, जो फ्रिक्शन को ये प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। अब देखो क्लिनिकल नोट समझो, क्लिनिकल नोट यहाँ पे समझने वाली बात क्या है, एक वर्ड है बेटा प्लूरेसी। प्लूरेसी का मतलब क्या होता है, इन्फ्लामेशन ऑफ प्लूरा, प्लूरा का इन्फ्लामेशन, फ्रिक्शन, रब एंड सीवियर चेस्ट पेन। यदि किसी पर्सन में फ्रिक्शन की यानी फ्रिक्शन ज्यादा हो जाए प्लूरा के स्पेस में फ्रिक्शन या सीवियर चेस्ट पेन पेशेंट में, देखो जनरली होता क्या है, अगर किसी इन्फेक्शन की एंट्री अगर प्लूरल फ्लूइड के अंदर हो गई तो उस पेशेंट को प्लूरेसी हो जाएगा। प्लूरेसी मतलब इन्फ्लामेशन ऑफ प्लूरा, प्लूरा में इन्फ्लामेशन हो जाएगा, जिससे क्या होगा, जो फ्रिक्शन है वो बढ़ेगा, एंड सीवियर चेस्ट पेन पेशेंट में देखने को मिलेगा। एक कंडीशन है बेटा न्यूमोथोरेक्स, न्यूमोथोरेक्स ये भी एक ऐसी कंडीशन है जिसमें प्लूरल कैविटी के अंदर एयर भर जाती है, जिससे लंग्स कोलैप्स हो जाते हैं, एयर की एंट्री हो जाती है जिससे लंग्स बेटा कोलैप्स हो जाते हैं, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखने योग्य बात है। अब बात आती है इसकी ब्लड सप्लाई की। तो यदि इसकी ब्लड सप्लाई की बात करें तो पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन और ब्रोंकियल आर्टरी के द्वारा इसकी सप्लाई होती है। पल्मोनरी आर्टरी डिऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं, अशुद्ध रक्त को कैरी करती हैं फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल टू द लंग्स, और पल्मोनरी वेन का काम ऑक्सीजनेटेड
ब्लड को कैरी करने का काम होता है। देखो ये एक्सेप्शन है बेटा, हमारे शरीर में जितनी भी आर्टरी हैं वो सब ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं, लेकिन पल्मोनरी आर्टरी जो होती है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है और पल्मोनरी वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। उसी के साथ साथ जो ब्रोंकियल आर्टरी होती है ना, वो न्यूट्रिशनल ब्लड को लंग्स तक पहुंचाने का काम करती है। समझ गए? अब इसका भी नर्सिंग रिलेवेंस समझो। यदि किसी पर्सन के पल्मोनरी आर्टरी में कोई ब्लॉकेज आ जाए, कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है, उससे एक कंडीशन पैदा होगी जिसको हम बोलेंगे पल्मोनरी एम्बोलिज्म, तो जो कि एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है, जिससे ब्रीथलेसनेस माने मरीज को सांस लेने में बेटा प्रॉब्लम होगी, है ना। चलिए उसके बाद में बात आती है नर्व सप्लाई की। तो नर्व सप्लाई इसकी होती है पैरासिम्पथेटिक और सिंपथेटिक के द्वारा। पैरासिम्पथेटिक जो सप्लाई है वो वेगस नर्व के द्वारा की जाती है, जो ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन का काम करेगी और म्यूकस का सीक्रेशन करवाएगी, और सिंपैथेटिक फाइबर जो होगी वो ब्रोंको डायलेशन करेंगी और जो सीक्रेशन को बेटा रिड्यूस करेंगी। क्लियर हो गया? इसके लिए भी एक क्लिनिकल नोट है, वो क्या है समझो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट्स है बेटा। अस्थमा अटैक जो आता है किसी भी पेशेंट में, वो एक्सेसिव पैरासिम्पथेटिक एक्टिविटी की वजह से होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, पैरासिम्पथेटिक एक्टिविटी वेगस नर्व के द्वारा होती है। ये क्या करती है? वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन कराती है, यानी वेसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करवाएगी, सॉरी ब्रोंको कॉन्स्ट्रक्शन, ब्रोंकस को कॉन्ट्रैक्ट करवाएगी और म्यूकस का सीक्रेशन बढ़ा देगी। तो जब किसी पेशेंट को अस्थमा होता है तो अस्थमा की कंडीशन में पैरासिम्पथेटिक एक्टिविटी बढ़ने के कारण ब्रोंकोस्पाज्म और नैरोइंग ऑफ एयरवे देखने को मिलता है ना। ब्रोंकस जो है स्पाज्म यानी सिकुड़ जाते हैं और एयरवे जो है नैरो हो जाता है, छोटा हो जाता है, जिसकी वजह से पेशेंट को सांस लेने में प्रॉब्लम आती है, ब्रीथलेसनेस देखने को मिलती है। ठीक है बेटा। अब बात आती है ब्रोंको पल्मोनरी सेगमेंट ऑफ द लंग्स। लंग्स के बेटा ब्रोंको पल्मोनरी सेगमेंट की अगर हम बात करें तो ईच लंग डिवाइडेड इनटू स्मॉल फंक्शनल यूनिट कॉल्ड ब्रोंको पल्मोनरी सेगमेंट। प्रत्येक लंग्स छोटे छोटे फंक्शनल यूनिट में, छोटे छोटे सेगमेंट में बेटा डिवाइड होता है, जिसको हम ब्रोंको पल्मोनरी सेगमेंट कहते हैं। एंड ईच सप्लाइड बाय द सेगमेंटल ब्रोंकस एंड आर्टरी, यानी ब्रोंकस के सेगमेंट में और आर्टरीज में ये डिवाइडेड होते हैं। अगर हम लंग्स में बात करें तो राइट लंग में 10 सेगमेंट होते हैं और लेफ्ट लंग में ऐसे 8 से 9 सेगमेंट होते हैं। तो राइट लंग में 10 सेगमेंट और लेफ्ट लंग में 8 से 9 सेगमेंट होते हैं, जिनको हम ब्रोंको पल्मोनरी सेगमेंट कहते हैं, जो कि स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट होती हैं। ठीक है। नर्सिंग रिलीवेंस क्या रहेगा इसके लिए? तो यूजफुल फॉर सेगमेंटल सेक्शन रिसेक्शन सर्जरीज। अगर आपको पता होगा कि राइट लंग में 10 सेक्शन है या 10 सेगमेंट है, लेफ्ट में 8 to 9 है, तो जो सेगमेंटल रिसेक्शन सर्जरी होती हैं या पोस्ट यूरल ड्रेनेज या जो कि पोस्ट चेस्ट फिजियोथेरेपी में हेल्प या चेस्ट फिजियोथेरेपी में आपको हेल्प मिलेगी। ठीक है। यदि आप पोस्ट यूरल ड्रेनेज कर रहे हो, यानी लंग्स से अगर आप फ्लूइड का एक्सट्रैक्शन कर रहे हो या सेगमेंटल कोई रिसेक्शन सर्जरी चल रही है या फिजियोथेरेपी आप दे रहे हो, तो आपको अकॉर्डिंग टू सेगमेंट्स ही बेटा ये देनी होगी। बात आती है माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर की। तो लंग्स की माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स में क्या क्या आता है? ईच लंग कंसिस्ट ऑफ ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल, एल्वुलर डक्ट, एल्वुलाई एंड इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू। क्या क्या होते हैं बेटा? ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल जो कि एयर पैसेज की तरह काम करते हैं, एल्वुलर डक्ट और सैक जो कि एल्वुलोई हैं। एल्वुलोई ये बैलून लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो कि एक्सचेंज में हेल्प करते हैं। इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू एक्सपेंशन और रिकॉइल में काम करते हैं। अब रिमेंबर रखना है, क्या रिमेंबर रखना है, याद क्या रखना है? द लंग्स आर द स्पॉन्जी एंड इलास्टिक। लंग्स कैसे होते हैं बेटा? स्पॉन्जी और इलास्टिक होते हैं, जो इजीली इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन ड्यूरिंग ब्रीथिंग हेल्प करते हैं। मतलब सांस लेते समय और सांस छोड़ते समय आसानी से ये सिकुड़ते हैं, आसानी से फैलते हैं, आसानी से कॉन्ट्रैक्शन और आसानी से रिकॉइल करने में ये सक्षम होते हैं। क्यों? क्योंकि स्पॉन्जी और इलास्टिक टिश्यू से मिलकर के ये बने हुए हैं। अब बात आती है इसके फंक्शंस की बेटा। तो फंक्शंस की यदि हम बात करें तो इसका पहला फंक्शन है गैसियस एक्सचेंज, मतलब ये ऑक्सीजन और CO2 को एक्सचेंज कराने में ब्लड में और एनवायरनमेंट में हेल्प करता है। दूसरा फिल्ट्रेशन, जो स्मॉल क्लॉट हैं, डिवरीज हैं, ब्लड के अंदर जो क्लॉट्स घूम रहे हैं या डिवरीज हैं, यानी जो डेथ सेल हैं, उनको भी ये एंट्री नहीं होने देता है एल्वुलाई के अंदर। ठीक है। उसके अलावा रेगुलेशन ऑफ पीएच, क्योंकि ये CO2 को बाहर निकलवा देते हैं लंग्स हमारे शरीर से, तो पीएच मेंटेन होता है ब्लड का। साउंड प्रोडक्शन, क्योंकि लेरिंग्स जो होता है वो एयर की वजह से ही, हवा की वजह से बेटा सांस दे पाता है, हवा की वजह से ही आवाज दे पाता है। ठीक है। तो जब लंग्स सांस छोड़ते हैं तो हमारी जो आवाज है वो निकलती है। ठीक है। अगला इम्यून डिफेंस। तो हमारे शरीर में एल्वुलाई के पास में मैक्रोफेजेस होती हैं बेटा। लंग्स में एल्वुलाई के पास में मैक्रोफेजेस होती हैं जो हेल्प करती हैं किसी भी बैक्टीरिया, वायरस या डस्ट पार्टिकल को खत्म करने में। उसके अलावा मेटाबॉलिक फंक्शन भी हैं कुछ। ठीक है। जैसे कि एंजियोटेंसिन फर्स्ट और एंजियोटेंसिन, कुछ एंजाइम होते हैं बेटा, बड़े इंपॉर्टेंट एंजाइम है जो कि हमारी रीनल जो हमारे शरीर के ब्लड प्रेशर को, बीपी को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। एंजियोटेंसिन फर्स्ट और सेकंड ये मेटाबॉलिक फंक्शन में भी इस तरीके से हेल्प करते हैं। क्लियर हो गया? अब लास्ट में हम पढ़ेंगे बेटा, लास्ट में हम पढ़ेंगे क्या
क्लिनिकल और नर्सिंग सिग्निफिकेंस, लंग्स के लिए या हमारे पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए कुछ क्लिनिकल पॉइंट्स हैं, कुछ नर्सिंग सिग्निफिकेंस हैं। क्या? अगर किसी पेशेंट को कंडीशन होगी बेटा निमोनिया की, तो निमोनिया में क्या होगा? इन्फेक्शन ऑफ लंग्स टिश्यू, निमोनिया में लंग्स टिश्यू इन्फेक्शन होंगे। तो नर्सिंग कंसिडरेशन आपको क्या रखना है? एनकरेज डीप ब्रीथिंग, एंटीबायोटिक और मॉनिटर द ऑक्सीजन। आपको क्या करना है? मरीज को डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज करवानी है, एंटीबायोटिक्स देनी है और मॉनिटर प्रॉपर रेगुलर ऑक्सीजन को मॉनिटर करते रहना है। अगला पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस, इस चीज अगर पल्मोनरी टीबी है मरीज को तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से होती है। टीबी किस वजह से होती है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नाम के बैक्टीरिया की वजह से होती है बेटा। अब इसमें हमें क्या करना है? फिर एज ए नर्स आपको एंटी टीबी मेडिसिन और आइसोलेशन को, दोनों चीजों को बेटा मेंटेन करके रखना है। अगर पेशेंट को सीओपीडी है तो सीओपीडी क्या होता है? क्रॉनिक एयर फ्लो लिमिटेशन, यानी एम्फाइसीमा और ब्रोंकाइटिस, दोनों कंडीशन इसमें हो जाती हैं। तो पेशेंट को प्रॉपर ऑक्सीजन थेरेपी एज ए नर्स और ब्रीथिंग एक्सरसाइज आपको ये करवानी है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बेटा। अगर न्यूमोथोरेक्स की कंडीशन है तो न्यूमोथेरेक्स में क्या होता है? प्लूरल कैविटी में एयर भर जाती है जिससे लंग्स कोलैप्स कर जाते हैं, तो आपको इमरजेंसी केयर देनी पड़ेगी, चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज करना पड़ेगा। उसके अलावा लंग कैंसर यदि हो गया है तो अनकंट्रोल ग्रोथ ऑफ लंग टिश्यू, लंग कैंसर का मतलब क्या होता है? अनकंट्रोल ग्रोथ ऑफ लंग टिश्यू। तो इस कंडीशन में आपको सपोर्टिव केयर और ऑक्सीजन थेरेपी देनी पड़ेगी। यदि पल्मोनरी इम्बोलिज्म हो गया, इम्बोलिज्म का मतलब क्या है? ब्लड क्लॉट ब्लॉक द पल्मोनरी आर्टरी, यदि किसी पेशेंट की पल्मोनरी आर्टरी को ब्लड क्लॉट ने ब्लॉक कर दिया है तो आपको उसके एक तो मॉनिटर करने पड़ेंगे, प्रॉपर वाइटल साइन प्रॉपर मॉनिटर करने पड़ेंगे और इमोबिलिटी उसको अवॉइड, है ना, थोड़ा सा उसको इमोबिलिटी को अवॉइड करवाना है। ठीक है। वाइटल साइन क्या क्या होते हैं आपके? एसपीओ वाइटल साइंस में क्या कहते हैं? बीपी, टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन। ठीक है। ये आपको प्रॉपर तरीके से बेटा चेक करने हैं पेशेंट के। ठीक है। अब लास्ट में हम समझेंगे बेटा हमने क्या क्या पढ़ा। तो हमने पढ़ा राइट लंग और लेफ्ट लंग के कुछ फीचर्स के बारे में, मैं आपको लास्ट में बता देता हूँ। राइट लंग में 3 लोब होते हैं, लेफ्ट लंग में 2 लोब होते हैं। एक रिवीजन है बेटा, एक क्विक रिवीजन है। इसमें फिशर राइट लंग में 2 होते हैं, लेफ्ट लंग में 1 फिशर होता है। साइज की अगर हम बात करें तो राइट लंग जो होता है लार्जर और शॉर्टर होता है, लेफ्ट लंग स्मॉलर और नैरोअर होता है। राइट लंग में कोई भी कार्डियक नॉच नहीं होती है, लेफ्ट लंग में कार्डियक नॉच और लिंगुला होता है। और अगर हम वेट की बात करें तो राइट लंग्स का जो वेट है वो ज़्यादा होता है, 625 ग्राम होता है, और लेफ्ट लंग का 565 ग्राम होता है। तो आज के लिए बताया इतना ही। थैंक यू वेरी मच। आज हमने पढ़ा लंग्स के बारे, पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में, और मैंने आपको बड़े ही आसान भाषा में समझाने की कोशिश की है। तो इस वीडियो को बेटा एंड तक देखिए। अगर आपको ये लेक्चर समझ में आया हो, अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो बेटा लाइक जरूर करें, वीडियो में बेटा कमेंट जरूर करें। और मोस्टली स्टूडेंट क्या करते हैं? वीडियो को देख के छोड़ देते हैं। बेटा सब्सक्राइब जरूर करें, चैनल को बेटा सब्सक्राइब जरूर करें, और साथ ही साथ शेयर जरूर करें सभी स्टूडेंट के साथ में जो जरूरतमंद है। देखिए, जो मिनी अटेम्प्ट ई क्लासेस में मैं आपके सामने डॉक्टर सौरभ शर्मा में आपका एक एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी फैकल्टी बेटा, वो एक छोटा सा प्रयास मैं आपके लिए कर रहा हूँ कि फ्री में बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर के लिए जो कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, वो कंटेंट बेटा बच्चे बच्चे तक, हर स्टूडेंट तक बेटा पहुँचना चाहिए। अगर ये कंटेंट नहीं पहुँचा तो मेरी जो मेहनत है वो खराब हो जाएगी। ठीक है। और जो स्टूडेंट इसका फायदा उठा सकते हैं वो नहीं उठा पाएंगे। तो इसलिए बेटा आपसे एक बस छोटी सी रिक्वेस्ट है, मैं कोई पैसा नहीं मांग रहा हूँ, कोई कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ एक छोटी सी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस लेक्चर को बेटा शेयर करो, मिनी अटेम्प्ट ई क्लासेस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा बेटा सब्सक्राइब करो और शेयर करो। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे ब्रीथिंग मैकेनिज्म के बारे में, यानी जो हम रेस्पिरेशन की प्रोसेस है। आज हमने एनाटॉमिकली पढ़ा इस चैप्टर को, फिर अगले चैप्टर में, अगले वीडियो में हम फिजियोलॉजी पढ़ेंगे इसकी, मतलब मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन हम नेक्स्ट वीडियो में बेटा हम पढ़ेंगे। ठीक है। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट लेक्चर में रेस्पिरेशन फिजियोलॉजी के साथ।